हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CIB विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम ABFM के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 7 करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि IRR कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। ठीक है, रूरल बैंकिंग में भी ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, पिछली बार एक केस स्टडी पूछी गई थी। रूरल बैंकिंग में केस स्टडी पूछी गई थी जिसमें IRR कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। तो थोड़ा सा इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये रूरल बैंकिंग में भी ये टॉपिक काम आ जाए। ओके, तो बात करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर सिंपल से टर्म में कहूँ फ्रेंड्स ना कि IRR क्या जो है, मतलब IRR क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो IRR वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो R आपको पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है जिस पर NPV की वैल्यू 0 होगी। ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट पता कर लीजिए जिस पर नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, तो वही फ्रेंड्स आपका वो जो R है वही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। तो ये तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट लग नहीं रहा है। अभी बॉन्ड जो है फ्रेंड्स आपके सिलेबस से हटा दिया है। अदरवाइज बॉन्ड में हम लोग जो है YTM कैलकुलेट किया करते थे, है ना, यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट किया करते थे। तो वहाँ क्या करते थे, यही तो किया करते थे कि ऐसा रेट ऑफ, ऐसा R पता करने की कोशिश करते थे जिससे कि वो जो वैल्यू आती थी इक्वल हो जाए। राइट, वही चीज़, एकदम वही चीज़, बॉन्ड का जो YTM है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको बताया कि ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट की NPV इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, अब NPV का फार्मूला क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको NPV का फार्मूला बताया था। कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, C1 अपान 1 प्लस R की पावर 1 प्लस C2 अपान 1 प्लस R की पावर 2 प्लस C3 अपान 1 प्लस R की पावर 3। मान लीजिए तीन ही साल तक के लिए प्रोजेक्ट चलता है, और माइनस C0 इक्वल टू NPV। राइट, यही बताया था ना मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को घटा दीजिए, क्योंकि इसको आउटफ्लो माना जाता है इसलिए माइनस लेते हैं। ये सारे इनफ्लो होते हैं, कमाई होती है, इसलिए इसको पॉजिटिव में लेते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स जो है NPV का फार्मूला। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपका NPV 0 होना चाहिए। तो अगर मैं NPV की जगह पर 0 रख दूंगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, दिस इक्वल टू 0 हो गया। तो ये होगा कि ये जो माइनस C0 है उस तरफ चला जाएगा, उधर चला जाएगा तो प्लस C0 हो जाएगा, है ना। यानी कि ये सिचुएशन बन जाएगी कि C1 अपान 1 प्लस R1 प्लस C2 अपान 1 प्लस R2 प्लस C3 अपान 1 प्लस R3 इक्वल टू C0 के। यानी हमें फ्रेंड्स इसमें क्या है कि आपको, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए, तो C0 कितना हो गया, सीधी सी बात है 1 लाख रुपए हो गया। अब पहले साल आपने 20,000 रुपये कमाए, कितना कमाया, 20,000 रुपये, इसका मतलब C1 हमारा 20,000 रुपये हो गया। मान लेता हूँ दूसरे साल आपने 30,000 रुपये कमाए, तो आपका C2 हो गया 30,000 रुपये। और तीसरे साल मान लेता हूँ मैं, आप जो है 50,000 रुपये कमा लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो आपका C3 50,000 हो गया। अब हमें करना क्या है, इस पूरे फंडे की थीम समझिए केवल बस, है ना। हमें ये करना है कि ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप फाइंड आउट कर लो, ऐसा R फाइंड कर लो कि अगर मैं यहाँ पर जैसे C1 की जगह पे 20,000 और C2 की जगह पे 30,000 रुपये रख दूँ, और C3 की जगह पे मैं अगर यहाँ पर 50,000 रुपये अगर रख देता हूँ, ठीक है, तो ये इक्वल टू कितने के हो जाना चाहिए, 1 लाख रुपये के। यानी मेरी बात समझ पाए, यानी 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू, 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू और 50,000 की प्रेजेंट वैल्यू, यानी जितने भी फ्यूचर में आपको कैश मिलने हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ करके ऐसा R निकालिए कि वो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए। आपको बस यही R पता करना है, आपका जो मेन काम है ये R पता करना है, और यही R पता करना ही आप, अगर आप R पता कर लेंगे, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। ओके, तो मेरे ख्याल से कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ गोइंग फॉरवर्ड समझ में आएंगी। IRR की बात कर रहे हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स एन एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट अ बिजनेस इज गोइंग टू जनरेट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कि हर साल हम कितना जो है सालाना कितनी ग्रोथ करने वाले हैं। मान लीजिए जो है 10% सालाना ग्रोथ करने वाले हैं, तो ये 10% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड IRR सेम।
नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट और आईआरआर को कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट सेम है। और मैंने ये भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी इंडेक्स को भी कैलकुलेट करने में भी नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट वो भी सेम ही जाता है। ओके, हाउएवर व्हाइल कैलकुलेटिंग आईआरआर द एनपीवी इज सेट टू बी 0, जबकि आईआरआर कैलकुलेट करते समय हमें करना क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को 0 सेट करना होता है। द फार्मूला एंड कैलकुलेशन यूज टू डिटरमाइन, है ना, जो फार्मूला और इक्वेशन हम यूज करेंगे वो आपके सामने है, हियर इट इज। तो देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला ये रहा आपके सामने, ठीक है। C1 क्या है, पहले साल मिलने वाली इनकम, फ्यूचर में पहले साल मिलने वाली इनकम C1 है, दूसरे साल मिलने वाली फ्यूचरिस्टिक इनकम C2 है, ठीक है। तो ये जो हमने अपान किया, इससे क्या किया, हमने C1 की प्रेजेंट वैल्यू पता करी, C2 से, इससे C2 की, इससे C3 की और इससे C4 की प्रेजेंट वैल्यू हमने पता कर ली, ठीक है। और माइनस इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को घटा देते हैं तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है। लेकिन चूंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू आईआरआर के केस में 0 होती है, इसलिए अगर यहाँ पर आप 0 रखोगे तो ये इधर चला आएगा। दैट इज वाई फार्मूला जो बन करके आया C0 इक्वल टू C1 प्लस 1/R1 एंड सो ऑन। अब यहाँ अगर 4 साल तक दिया है तो C4 लीजिए, अगर 3 ही साल तक दिया है तो C3 पर ख़त्म कर दीजिए, अगर 5 ईयर तक दे रखा है तो यहीं पर ही C5/1 प्लस R⁵ कर लीजिए, है ना। ये वेरी करेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसी चीज़ को यहाँ पर समराइज फॉर्म में लिखा गया है, जो बात यहाँ लिखी गई है उसी चीज़ को यहाँ समराइज फॉर्म में लिखा गया है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। देखिए यही बता रहे हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई, और ये क्या है जो अभी हम लोग नहीं कर रहे थे कि इसमें से माइनस C0 कर रहे थे, वही चीज़ है, बस C1 C2 C3 की जगह पर यहाँ पर CT कर दिया गया। जो R है इसी को ही IRR कहा जाएगा, कि पावर T होता जाएगा, मतलब C1 C2, है ना, ऐसे बढ़ता बदलता जाएगा 1 से लेकर के T मतलब कैपिटल T क्या है, जितने साल तक, मान लो 4 साल तक का है तो 4 हो जाएगा, है ना, वही बात है। CT नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द पीरियड T, मतलब किसी साल में, जैसे मान लीजिए C1 पहले साल कितना नेट इनफ्लो होगा, C1 हो जाएगा। C2 दूसरे साल कितना नेट इनफ्लो होगा, C2 हो जाएगा। C0 क्या है, टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, C0 हमारी शुरुआत की इन्वेस्टमेंट है। IRR हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमें पता करना है। T क्या है, कितने टाइम पीरियड के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया हो या कितने साल तक हमारा रिटर्न आता रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर कैपिटल T इक्वल टू 5 है, इसका मतलब कि हमारे पास C1 C2 C3 C4 C5 तक की वैल्यूज होंगी। ओके, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसी से ही पूरा काम हम निकालेंगे। ओके, जितना समझ में आता है उतना समझते जाइए, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं है। जैसे जैसे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में न्यूमेरिकल उतना क्लियर नहीं होता है, चीज़ें न्यूमेरिकल आने पर ही क्लियर होती हैं। हाउएवर द फार्मूला इज सच दैट रिजल्टेंट IRR विल नॉट बी जनरेटेड ईजिली, मतलब ये फार्मूला ऐसा है कि बहुत आसानी से आप जो है आंसर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे भाई, देखो ये आपको ये करना है ना। अब अगर मान लो कि जैसे ये वैल्यू यहाँ रखी है आपने, R की वैल्यू 10% ले ली, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे तब आएगा, ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब 12 ले ली तो 12 पे पूरा कैलकुलेशन, 15 ले ली 15 पे पूरा कैलकुलेशन, इसीलिए बोल रहा है कि मतलब इतना आसान नहीं होता है, मतलब इसमें अच्छा खासी मगजमारी होनी है ना। वही बोल रहा है कि IRR को कैलकुलेट करना ईजी नहीं होगा, देयरफॉर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन एक्सेल सीट का यूज किया जाएगा, ट्रायल और एरर मेथड यूज़ किया जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, फाइनली आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन कोशिश तो यही करनी है कि कैलकुलेट हो जाए, ना तो एक्सेल सीट मिलने वाली है एग्जाम में, है ना। ट्रायल और एरर मेथड हम जरूर यूज करेंगे। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब यहाँ IRR का मापदंड क्या है भाई, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के केस में क्या था, PI अगर जो है 1 से ज़्यादा है, 1 या 1 से अधिक है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना। अदरवाइज अगर 1 से कम है तो PI अगर जो है लेस देन 1 है तो एक्सेप्ट मत करिए। उसी तरीके से अगर IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जितना आपको रिटर्न चाहिए, जैसे मान लो कंपनी ने कॉस्ट सेट कर रखी है कि हमको कम से कम 10% चाहिए, तो IRR अगर 10 से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो फिर एक्सेप्ट करिए, अगर 10 से कम आता है तो मत एक्सेप्ट करिए, ठीक है। तो RRR, ठीक है, तो वही बोल रहे हैं द रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन द बेसिक आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो जो RRR रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, RRR से ज़्यादा है, आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया और इसकी वैल्यू
जितना आपको रिटर्न चाहिए, मान लो कंपनी ने ये कहा है कि हमको कम से कम 12% रिटर्न चाहिए, 12% चाहिए, आपने आईआरआर कैलकुलेट किया, आईआरआर कैलकुलेट किया और पता चला 15% आया, तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए। 12% चाहिए तो 15% आ गया, बहुत अच्छा काम है। लेकिन आपने आईआरआर कैलकुलेट किया और पता चला कि 9% आया, तो ये मतलब प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, क्योंकि कंपनी 12% रिटर्न चाहती है और आपको मिल 9% रहा है, तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। ओके, क्लियर होगी बात। तो आईआरआर अगर जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज जो है मत करिए। ओके, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्विवेलेंट टू कॉस्ट ऑफ फंड, यानी कि फंड को अरेंज करने में जितना पैसा लगता है उसके बराबर होता है आर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब रूल क्या है, फॉलोइंग रूल इज एक्सेप्ट, मतलब जो है आईआरआर के लिए कौन सा नियम हम अपनाएंगे, इफ आईआरआर है ना, इफ आईआरआर इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वही बताया मैंने, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जितना कंपनी रिटर्न चाहती है। तो अगर आईआरआर जो है ज़्यादा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अगर आईआरआर की वैल्यू कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो एक्सेप्ट मत करिएगा, रिजेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई, बातों से कुछ होना नहीं है, बातें बनेंगी क्वेश्चन सॉल्व करके ही। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा कि फॉलोइंग एग्जांपल विच इलस्ट्रेट द कैलकुलेशन आईआरआर, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ईयर है, कैश फ्लो है, 2 लाख रुपए जीरो, यानी उसी साल जब जिस साल आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जीरो साल है, 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, इसीलिए ये माइनस में है, क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है। ये क्या है, कैश आउटफ्लो है। पहले साल 60,000 की कमाई हुई, दूसरे साल 60,000 की, तीसरे साल 80,000 की और चौथे साल आपको 90,000 रुपये की कमाई होती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारा C0 हो गया 2 लाख, C1 हो गया 60,000, C2 हो गया 60,000, C3 हो गया 80,000 और C4 हो गया हमारा 90,000। ठीक है, फार्मूला क्या था हमारा कि हमारा C0 इक्वल टू C1 अपान 1 प्लस R टू दी पावर 1 प्लस C2 अपान 1 प्लस R टू दी पावर 2 प्लस C3 अपान 1 प्लस R टू दी पावर 3 प्लस C4 अपान 1 प्लस R टू दी पावर 4 के बराबर होना चाहिए। C0 कितना है, यदि मैं वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर तो C0 है फ्रेंड्स हमारा 2 लाख, लैख लिख दिया। ठीक है, C1 कितना है अगर हम देखें यहाँ पर तो फ्रेंड्स C1 है हमारा 60K, C2 कितना है, सॉरी C2 कितना है, ये भी 60K के बराबर है, C3 कितना है, ये 80,000 के बराबर है और C4 कितना है फ्रेंड्स 90,000 के बराबर है। ठीक है, बस ये हो गया फार्मूला हमारा तैयार। ठीक है, अब आप अगर बहुत बड़े पहुँचे हुए संत हैं, बाबा हैं, तो आर की वैल्यू ऐसी सोच लीजिए, मैंने सोचा 16% होना चाहिए, जैसे मुझे लगा, ऐसे दिव्य ज्ञान सा आया जो है, या आपको लगा 12% होना चाहिए, तो 12% अगर आपको लगता है कि हाँ मैं 12% यहाँ रखूँ और ये जोड़ूंगा, ये सारा कैलकुलेशन करूँगा तो ये 2 लाख के बराबर आएगा, अगर ऐसा है तो आईआरआर में आपसे बड़ा तो महारथी कोई है ही नहीं, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। हमारा टारगेट सिर्फ इतना है फ्रेंड्स कि आर की वैल्यू अब तुम्हारी मर्जी है, 8 रख दो, 10% रख दो, 12% रख दो, 20% रख दो, तुम्हारी मर्जी है, रखना शुरू करो, अब खेल शुरू होता है। वो बोलते नहीं ट्रायल एंड एरर मेथड, यही होता है कि अब यहाँ से गेम शुरू है। आर की वैल्यू मेरा मन करता है चलो 10% रख करके देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 10% रखिए तो क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा, राइट। 1 प्लस आर क्या हो जाएगा भाई, 10% रखोगे तो 10% मतलब 10/100 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 है ना, तो 1 प्लस आर का मतलब 1.1, तो 1.1 रख दिया यहाँ पर। तो अब 60,000 1.1, 1.21, 1.331, 1.4641 डिवाइड करिए और जोड़िए, क्या देखिए कि ये सारा जो है जोड़ने के बाद में 2 लाख के बराबर आता है। यही इतना गेम है फ्रेंड्स, बस यही आर की वैल्यू आपके दिमाग में आ जाए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकल आया। अब मान लो कि अगर एग्जाम में ऑप्शन दे रखा है, मान लेते हैं एग्जाम्पल में मतलब एग्जाम में ऑप्शन दे रखा है 14% दे रखा है, 16% दे रखा है, 12% दे रखा है, 18% दे रखा है, तो भाई फिर तो थोड़ा सा दायरा हुआ ना, एक तो कुछ तो लगा कि हाँ इन्हीं 4 में से कोई एक वैल्यू होगी, है ना। अभी क्या सीन है, अभी तो मुझे पता ही नहीं, आर हो सकता है 6% भी हो जाए, हो सकता है 16% भी हो जाए, तो इन्हीं में से कोई एक वैल्यू रख करके आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आईआरआर हम कैसे करेंगे। तो देखिए यही बात लिखी गई है,
2 लाख रुपए बराबर 60,000। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, एनपीवी 0 होना चाहिए, इसलिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए इसके बराबर होना चाहिए। ओके, अब हम ट्रायल और एरर मेथड को यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इन्होंने आर बराबर 14% से ट्राई किया। किससे ट्राई किया फ्रेंड्स? आर इक्वल टू 14% से। आपकी मर्जी है, आप 10% से ट्राई करिए, आपका मन नहीं मानता है, दिल नहीं मानता कि सर नहीं 14% से मज़ा नहीं आएगी, 6% से ट्राई करिए, आपकी मर्जी है, यू आर फ्री। लेकिन कोशिश यही करनी है कि जल्दी से जल्दी हम वैल्यू के पास पहुंच पाएँ। ओके, तो चलो मान लो 14% इन्होंने वैल्यू यहाँ पर रखी, आर इक्वल टू 14% जब रखा तो ये क्या हो जाएगा, आर की जगह पर 14% तो 0.14 हो जाएगा। तो देखिए इसको कैलकुलेट किया गया, ठीक है, इसको कैलकुलेट किया गया। देखिए 1.14 से पावर 2 पावर 4, हमें चाहिए कितना फ्रेंड्स? हमें चाहिए 2 लाख। कितना चाहिए था? 2 लाख। आया कितना? 2,06,000। 14% पे 2,06,000 आया है। अब ध्यान रखिएगा, जब आप आर बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये वैल्यू घटेगी। कौन सी वैल्यू? ये वाली। जब आप आर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू घटेगी। हमें कितना चाहिए? 2 लाख। हमें चाहिए 2 लाख। आया कितना है? 2,06,000, है ना। ये जगह थोड़ा सा लॉजिक है फ्रेंड्स, इसको जरा सा ध्यान दीजिए। इसी बात पर ही, जैसे आपके मन में आएगा 10%, 8% आप ले लीजिएगा, लेकिन 8% ले लिया फॉर एग्जांपल, तो मैं 8% से 10% की तरफ जाऊं कि 6% की तरफ जाऊं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप एक वैल्यू ले लोगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन आगे बढ़ोगे कि पीछे घटोगे, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। उसी के लिए ये लॉजिक बता रहा हूं कि देखिए हमको है मिला 2,06,000 रुपये, ठीक है। कितना मिला है? 2,06,000 रुपये। और हमको चाहिए कितना? 2 लाख रुपए। कितना चाहिए फ्रेंड्स? हमें 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए चाहिए, इसका मतलब कम चाहिए। क्या चाहिए? वैल्यू कम। वैल्यू कम होगी तो आर बढ़ेगा, यानी मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने आर बराबर 14% लिया था, अब मुझे आर बराबर 15% या आर बराबर 16% लेने की जरूरत है। समझिए क्यों कहा मैंने आर बराबर 14% से 15%, 16% क्यों गया? मैं आर बराबर आपसे 13% लेने के लिए क्यों नहीं कह रहा हूँ? भाई हमने 14% लिया हुआ है, 13% क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए? कितना आया है? 2,06,000। मुझे एक्चुअल में चाहिए कितना? मुझे 2 लाख चाहिए। इसका मतलब वैल्यू घटनी है। अगर ये वैल्यू घटानी है तो मित्रों, साथियों, आर बढ़ाना पड़ेगा। ये वैल्यू घटानी है तो आर बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आर बढ़ाएंगे तो 14% पहले से है तो 15% ले लेते हैं, या आपकी मर्जी करे 16% ले लीजिए। आपकी मर्जी है, 15 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, 17 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी पर है, ठीक है। तो अब आगे बढ़े और इन्होंने 15% पर ये वैल्यू कैलकुलेट की। अब अगेन फिर से 15% पर इसको कैलकुलेट करिए। अब ये सारा कैलकुलेशन, ये बस सब कुछ वही रहेगा, 15% पर कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया जब आपने 15% लिया। मेरी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत, है ना। 15% ले लिया तो देखिए 1.15 है फ्रेंड्स। ओके, ये 1.15 की पावर 4 है। ओके, ध्यान रखिएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। तो जब हमने इसको 15% लिया तब कैलकुलेट करने पे कितना आया? 2,01,601, ठीक है। 2,01,601। हमें चाहिए कितना था? हमको अभी भी 2 ही लाख चाहिए। कितना चाहिए? 2 लाख। तो ध्यान रखिएगा, रुकेंगे कहाँ? ये प्रक्रिया रुकेगी कहाँ? जो हमको चाहिए फ्रेंड्स 2 लाख, एक वैल्यू उससे ज़्यादा मिल जाए, एक वैल्यू उससे कम मिल जाए, तब हम रुकते हैं। कहाँ रुकेंगे? एक वैल्यू उससे ज़्यादा मिल जाए, एक वैल्यू 2 लाख से कम मिल जाए, तब रुकेंगे, क्योंकि जो परसेंटेज होगा वो इसी के बीच आ जाएगा। ओके, तो अभी भी हमको 2,01,000 रुपये मिला है, इसका मतलब ये अभी भी ज़्यादा है। हमें एक वैल्यू इससे कम भी चाहिए, तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब हमें वैल्यू कम करनी पड़ेगी। वैल्यू कम करना है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर बढ़ाना पड़ेगा। कितने पर थे? हम थे 15% पर, थोड़ा और बढ़ गए, हमने 16% ले लिया। कितना ले लिया? 16%। समझ में आई बात? क्यों 16% पर गए? 15 से 16 क्यों गए? क्योंकि अभी भी वैल्यू कम करनी है। 2 लाख नहीं हुआ है, 2 लाख से ज़्यादा ही है, तो अगर वैल्यू कम करनी है तो आर बढ़ाना पड़ेगा। हमने आर बढ़ा दिया, 15% लिया था, 16% कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब ये 16 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे
तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए कितना आ गया, 1,97,000। अब मैंने क्या कहा था, आप कहाँ रुकोगे, जब एक वैल्यू ज़्यादा मिल जाए और एक वैल्यू कम मिल जाए। अब देखिए ये 2 लाख से एक वैल्यू ज़्यादा है, मतलब 2 लाख से ऊपर है, और ये 2 लाख से नीचे है। ये कितने परसेंट पर है, 15% पर। ये कितने परसेंट पर है, 16% पर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है 15% पर 2,01,000 हो रहा है और 16% पर 1,97,000 रुपये हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो 15% से 16% के बीच में कहीं होगा, 15% से 16% के बीच में ही कहीं होगा। क्लियर हो गई मेरी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो 14% कैलकुलेट किया था वो वेस्ट हो गया एक तरीके से, है ना। ये वाली कैलकुलेशन हमारी वेस्ट हो गई। इसने सिर्फ एक आइडिया दिया कि और आगे बढ़ो। अब सोचो कि हमने 8% से शुरू किया होता तो 8% से हमको लगभग, जब तक हम यहाँ फ्रेंड्स 15% के आसपास और 16% के आसपास ना आते तब तक आंसर बनता ना। तो ये हिट एंड ट्रायल है, एरर एंड ट्रायल मेथड है, आपको अटेम्प्ट लेने ही पड़ेंगे। तो थोड़ा दिमाग को ओपन रख करके जो है उसी हिसाब से चलिएगा, ठीक है। तो हमें मिल गई 2 वैल्यूज, ठीक है। अब देखिए 2 वैल्यूज मिल गई, एक तो ये 15% पर फ्रेंड्स मिल गई और ये 16% पर मिल गई। अब ये देख लीजिए, यानी हमारा आंसर 15 से 16% के बीच में होगा। कितना परसेंट होगा वो कैलकुलेट करने के लिए देख लीजिए। ये 2 लाख से कितना ज़्यादा है, 1,601 रुपये, ठीक है। और ये देखिए 2 लाख से कितना कम है, ये वाला, ये 2 लाख से कितना कम है। तो अगर हम 2728 रुपये कम है, ठीक है। ये जो है मतलब 1,601 रुपये ज़्यादा है, ये 2728 रुपये कम है। तो क्या करिए, बस समझे क्या किया मैंने, 2 लाख से कितना ज़्यादा है और ये 2 लाख से कितना कम है, प्लस प्लस में ही दोनों लिख लिया। यानी हमें कुल मिलाकर के 2 लाख चाहिए। 2 लाख में ये बाधा कितनी है, 1,600 की। 2 लाख में बाधा कितनी है, 2728 रुपये की। चाहे वो जोड़े या घटाए उससे फर्क नहीं है, कुल मिला के बाधा कितनी है ये जाने। 2 लाख होने में क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1,600 घटाना पड़ेगा, यहाँ 2700 जोड़ना पड़ेगा। तो आप ये एब्सोल्यूट टर्म में लीजिएगा, मतलब कहने का कि प्लस ही लीजिएगा। कितना, 2 लाख में से घटाया, 2 लाख घटाया तो 1,600 रुपये आ गए, और इसमें से 2 लाख में से घटाया तो आ गए 2700 रुपये। ओके, तो 2728। अब दोनों को जोड़ डालिए, यानी 2728 प्लस 1,601 जोड़ लीजिए, 1,601, 4329 आ गया, ठीक, 4329 आ गया। अब क्या करिए, जो ये वाली वैल्यू है फ्रेंड्स 15% के पास वाली वैल्यू है, ठीक है। 15% में मतलब कहने का ये हुआ कि देखो, थोड़ा सा रुकिएगा। तो अब क्या करिए, देखिए जो छोटी वाली वैल्यू है 1601, इसको डिवाइड कर दीजिए 4329 से। 4329 क्या है, दोनों के डिफरेंस का ऐड है, मतलब ये जितना कम इतना जितना ज़्यादा था उसको जोड़ा और डिवाइड कर दिया। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 1601 डिवाइडेड बाई 4329, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स जो है 0.37 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 0.37। तो ये कितने परसेंट था, 15, उसी में प्लस कर दीजिएगा 0.37, तो आपका आंसर आ जाएगा 15.37। कितना आ जाएगा, 15.37। छोटे वाले का लिया हुआ है, ठीक है, 1601 जो छोटी वैल्यू थी। अगर बड़ी वाली वैल्यू लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपका मन करता है कि नहीं सर ये जो 2728 आया हुआ था इससे करके दिखाइए, तो कोई बात नहीं है। 2728 था, 1601 था, तो ये था मेरे ख्याल से 4329 था, ठीक है। तो क्या करिए, 4329 को नीचे रखिए और बड़ी वाली वैल्यू 2728 ले लीजिए। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जा रहा है फ्रेंड्स लगभग 0.63, ठीक है, 0.63। अब चूंकि बड़ी वाली वैल्यू आपने ली है तो इसको 16% में से घटा दीजिएगा। छोटी वाली लिया था तो 15% में जोड़ा था, बड़ी वाली वैल्यू लेंगे तो 16% में से घटाएंगे। 16% में से आप इसको घटा दीजिए, तो 16 माइनस 0.63 करेंगे तो 15.3
0.37% आ जाएगा। ठीक, तो चाहे जिस भी तरफ से कैलकुलेट करना चाहिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हो गया मेरे ख्याल से। यही इतना है फ्रेंड जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR का पूरा फंडा यही है जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, अब 15 से 16%, तो वही लिखा हुआ है कि जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 15%, 1601 नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब वही हुआ ना। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितना आती है प्रेजेंट वैल्यू है ना, जो भी प्रेजेंट वैल्यू आती है उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट घटाते हैं, तो वही 2,01,601 में से 2 लाख रुपए घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1601 रुपये। इसी तरीके से दूसरा वाले में 2728 रुपये मिल जाएगा, लेकिन हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी कि माइनस प्लस से मतलब नहीं है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली एक तरीके से। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी प्रेजेंट वैल्यू, जितने भी फ्यूचर वैल्यूज के प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके उसमें से C0 घटा देना, यही तो किया करते थे। तो वही C0 घटा करके ये आ गया और ये आ गया। अब प्लस माइनस को छोड़ दीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए, इनको जोड़ डाला हमने, 4329 आ गया। अब 4329 आने के बाद में स्मॉलर जो वैल्यू है, स्मॉलर डिस्काउंट रेट है ना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द स्मॉलर डिस्काउंट रेट। अब स्मॉलर डिस्काउंट रेट कितना है, 15%। 15% पर नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 1601 है। ये देखिए 1601 आई हुई है, तो 1601 बटे 4329 कितना है, 4329 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 0.37, वही आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, 0.37 आ जाएगा। तो 15 में जोड़ दीजिए 0.37, तो 15.37 आ जाएगा। और अगर आपको बड़े वाले 16 वाले का लेना है, इसका करना है, तो 16 वाले ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2728 बटे 4329 होगा, लेकिन आपने 16 का लिया है तो उसमें घटाइएगा, क्योंकि बड़ा वाली वैल्यू लेंगे तो बड़े वाले में से घटाते हैं, छोटे वाले में से जोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा फ्रेंड्स आंसर होगा वो 15% से 16% के बीच होगा, ये बात फिक्स है। तो 15% से 16% के बीच होगा, तो अगर 15 से निकाल रहे हो तो जोड़ दो, और 16 से निकाल रहे हो तो घटा दो भाई, वरना अगर 16 में जोड़ दोगे तो 16% से ज़्यादा चला जाएगा, अगर 15 में से घटा दोगे तो 15 से नीचे चला आएगा। हमको ये नहीं करना है, हमको रुकना कहाँ है, 15 से 16% के बीच में। क्यों 15 से 16% के बीच में रुक रहे हैं, क्योंकि 15% पर वैल्यू जो है 2 लाख से थोड़ी सी बड़ा है, और 16% पर वैल्यू 2 लाख से थोड़ी सी छोटी है, इसीलिए हमने लिमिटेशन 15% और 16% पर सेट किया हुआ है। ठीक है, बस ये हो गया फ्रेंड जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का तरीका। अब ये हिट एंड ट्रायल फ्रेंड्स आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अब आप सोचिए कि जैसे मेरे दिमाग में आया होता कि मैं 8% से शुरू करूं, तो मैं यहाँ 8 रखता तो 8 वाली वैल्यू बेकार जाती, फिर मेरा मन करता चलो 10 रखें तो 10 भी बेकार जाती, फिर आपको लगता है अरे 8 और 10 में बात नहीं बनी, ऐसा करते हैं 14 लेते हैं, 15 लेते हैं, तो तब जा करके आपको, तो वो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल फटाफट, आपको कुछ ज़्यादा मेजर नहीं है फ्रेंड जो है, बस यही इतनी, ये जो कैलकुलेशन सेट है ये है ना, ये एक जगह लिख लीजिए और बस ये वैल्यू केवल चेंज करते हुए चले चलिए हर जगह, है ना, ये लिख लीजिए एक जगह, और बस नीचे जो है डिनोमिनेटर को केवल चेंज करते हुए चले जाइए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। 60, 60, 80 और 90, बस 1 + R की वैल्यू यहाँ पर पता करनी है आपको कुल मिला करके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को बात करेंगे, MIRR। ओके, और उसी के साथ में मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाना है। थैंक यू।